टॉपिक है हमारा हीट इंजन। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मल एनर्जी हीट और मैकेनिकल एनर्जी दैट इज रिलेटेड टू मोशन और फोर्स। किसी फोर्स के अगेंस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, मूव करना मास और वेलोसिटी लेके हाफ mv स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और ये दोनों क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, और उसके लिए हमने हीट को यूज किया दैट इज थर्मल एनर्जी। सो थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, और इसके लिए जो डिवाइस लगती है दैट डिवाइस इज हीट इंजन। अब हीट इंजन किस तरह से काम करते हैं और इससे रिलेटेड क्वांटिटीज कौन सी होती है? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम वर्क करना चाहते हैं तो वर्क करने में क्या हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते? आपको क्या लगता है? एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है। ओके, हमारे पास 100 जूल एनर्जी है, हमने 20 जूल का वर्क किया उसको लेके, तो बाकी कितनी एनर्जी रह जाएगी? 80 जूल। तो वो 20 जूल कहां गए? वर्क हो गया। लेकिन हमने एक नियम पढ़ा है कि इस दुनिया से एनर्जी तो एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, वी कैन नॉट जनरेट इट, दैट इज कंजर्वेशन लॉ। तो अब बताइए कि वो 20 एनर्जी कहां गई? जिस पे वर्क किया गया उस पर खर्च हो गई। खर्च हो गई मतलब किस फॉर्म में? वो कौन सा फॉर्म होता है? जैसे हमने एक कार को यहां से वहां तक ले जाना है, हमने उसमें पेट्रोल जलाया, एनर्जी आई और कार यहां से वहां तक चली गई। उसकी कोई हाइट इंक्रीज नहीं हुई, वहां जाके कार फिर रुक गई। ओके, एनर्जी खर्च हो गई। तो क्या इस दुनिया से एनर्जी कम हो गई? तो कहां गई वो एनर्जी? वो तो फिर रुक गई कार जाके। अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो वो एनर्जी कहां गई? किससे? नहीं, ठीक से सोचो। तो एनर्जी किस फॉर्म में? हाँ, ठीक रिजल्ट पे पहुंच रहे हो। किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट के फॉर्म। फिर से, जब हम पेट्रोल जलाते हैं तो हमको एनर्जी मिली हीट के फॉर्म में। उससे हमने कार को चालू कर दिया, कार चालू होके चली, उसके पास कौन सी एनर्जी आई? मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब वो कार चल रही है, हमने इंजन बंद कर दिया, पेट्रोल जलना बंद हो गया, जितना जल चुका था उसने उसको 1000 जूल एनर्जी दे दी थी। अब वो कार चलते चलते रुक गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो हमारे 1000 जूल का क्या हुआ? तो हमारा आंसर है कि हमने 1000 जूल दिया था, वो चली थी। उसके बाद हमने ये सोचा कि वो जो इनर्शिया ऑफ मोशन है उसके अनुसार वो कार हमेशा चलती रहेगी, पर वो रुक क्यों गई? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, कौन सा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ने वर्क किया, तो उस एनर्जी को कौन ले गया? फ्रिक्शन। किस फॉर्म में ले गया? तो फ्रिक्शन में जब भी वर्क होता है एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ये तो हीट बन गई। तो हमको एनर्जी मिली किस फॉर्म में थी? हीट के फॉर्म में। गई किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म। हीट से एनर्जी मिली और हीट के फॉर्म में गई। कितनी मिली थी? 1000। हीट के फॉर्म में कितनी गई होगी? कंजर्वेशन लॉ लगाओ। हाँ, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होनी है। अगर आप 900 बोलोगे तो फिर मैं पूछूंगा 100 कहां गई, क्योंकि कंजर्व होनी है।
इसलिए हम क्या बोलेंगे, 1000 हमको मिली, 1000 की 1000 फ्रिक्शन ने हीट में बना के रेडिएट कर दी। तो हमारे कार चलने में कितनी एनर्जी खर्च हुई? 1000 पेट्रोल जला के हमने ली थी और 1000 फ्रिक्शन ने हीट बनाकर दे दी, तो कार के चलने में फिर खर्च क्या हुआ? नहीं हुई खर्च। अब ये बड़ा चक्कर है कि जब वर्क होता है तो एनर्जी खर्च होती है कि नहीं होती? वर्क का नेचर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वर्क होता कैसे है। जैसे वर्क के समय मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वर्क समझाते समय कि हमको एक वर्क करना है हाथ धोने का, अपना हाथ धोना चाहते हैं। हमारे हाथ धोने में 5 लीटर पानी खर्च होता है। हमने एक ऊपर टंकी लगाई, उसमें 50 लीटर पानी है, यहाँ सिंक बनाया, सिंक के नीचे एक डब्बा रख दिया, वो डब्बा खाली है ताकि पानी स्पिल मत हो। इसके पास 50 लीटर पानी है, हमने नल खोला, थोड़ी देर तक हाथ धोया और हाथ धो के नल बंद कर दिया, नीचे देखा सिंक में 5 लीटर पानी, ऊपर कितना? 45 लीटर पानी। अब बोलो पानी खर्च हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। पहले 50 लीटर था, अभी भी कितना है? 50 लीटर। हमारे हाथ धुल गए कि नहीं? तो हाथ धोने में कितना पानी खर्च हुआ? ओके, तो 5 लीटर खर्च हुआ। अब देखिए, तो ये ना इसमें जो चीज इन्वॉल्व है उसको देखिए, क्या चीज इन्वॉल्व है। अगर वो पानी ऊपर से नीचे फ्लो नहीं हो तो क्या मैं हाथ धो सकता हूं? नहीं धो सकता। अगर उस टंकी से इस टंकी को मैं ऐसे मिला दूं तो यहां पर मैं हाथ नहीं धो सकता। तो एक बड़ी जरूरी चीज हमको ये समझनी है कि जब वर्क होता है तो उसके पहले जरूरी है कि एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, बहना चाहिए। ठीक है, ऊपर से पानी नीचे बह रहा है, ऊपर से पानी नीचे बह रहा है, यहां बीच में मैंने एक चक्री लगा दी, ये ऐसे पानी इस पे गिरता है और ये चक्री ऐसे चलती है। चक्री चलती है तो ये वर्क होता है, जैसे हमारी कार चलती है, जैसे हमारा डायनामो चलता है, ऐसे। लेकिन वो जो पानी आ रहा है वो पूरा का पूरा नीचे पहुंच गया है, तो ये जो चली इसमें कोई पानी खर्च नहीं हुआ। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो यहाँ जो mgh था नीचे आया, वो mgh कम हो गया, तो वो जो एनर्जी है कहाँ गई? इसके घूमने में खर्च हुई। ठीक है, एनर्जी के लिए हम सोच सकते हैं। पहला एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था? पानी से हाथ धोने का। ये एक बड़ा मोटा एग्जांपल है, ये हमको ये बताता है कि बेसिकली हम क्या क्रिएट करते हैं, एक फ्लो, कहां से कहां, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो बिना फ्लो के हम काम नहीं कर सकते, और फ्लो के लिए क्या जरूरी है? 2 लेवल। पक्का याद रखिए, अगर हमारे पास 2 लेवल हैं तभी आप हाथ धो सकते हैं, आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओवरहेड टैंक में 10,000 लीटर पानी भरा है, आप उसके नीचे जाइए, आप हाथ नहीं धो सकते। क्यों? क्योंकि कोई नल नहीं है। इसलिए बड़ी जरूरी चीज क्या है? फ्लो होना। तो एनर्जी के फ्लो के लिए क्या जरूरी चीज है? एक हायर लेवल हो और एक लोअर लेवल हो, तभी तो फ्लो होगा। और उसके बीच में हम एक डिवाइस लगाएंगे। ये डिवाइस हमारे दिमाग की उपज है कि हम अपना हाथ रखते हैं, हम चक्री रखते हैं, हम क्या रखते हैं वहां पर। अगर हमको तबला बजाना है तो हम एक डमरू रख देंगे, वो बजेगा। हमको जो काम करना है वो मशीन हम रखेंगे और उस फ्लो में हमारा वो काम होगा और पानी अपनी जगह फिर चला जाएगा, अपनी जगह फिर चला जाएगा। जैसे पेट्रोल हमने जलाया और वो पेट्रोल को जलाने से हीट बनी, हीट को एटमॉस्फेयर पे जाना है। हीट जाने के 2 रास्ते, एक पेट्रोल जला, वो कंटेनर गर्म हुआ, गर्म होकर रेडिएशन हो गया। दूसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने उस पेट्रोल को जो जला उससे एक पिस्टन पर प्रेशर बनाया, पिस्टन चला, उससे हमने वर्क कराया, वर्क हुआ, उसके बाद वो जो धुआं उसका बना साइलेंसर से निकला और साइलेंसर से निकल के वो भी हवा में चला गया। तो हीट कहां पहुंच गई? हवा में।
डायरेक्ट चलाते, पेट्रोल को हमने यहां रख के जला दिया, हीट बनी, हवा में चली गई। कंटेनर में जलाया, कंटेनर गर्म हुआ, रेडिएशन हो गया, हीट हवा में चली गई। अब हमने उसको पिस्टन के अंदर जलाया, सिलेंडर के अंदर, उसने पिस्टन को धक्का दिया, पिस्टन को धक्का दिया और साइलेंसर से निकली, फिर हवा में चली गई। तो हीट को अल्टीमेटली जाना कहां है? एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर हमने बीच में चालाकी करके एक डिवाइस लगा दी, सिलेंडर पिस्टन एक, और उसके चारों तरफ एक कार बना दी, तो क्या हो गया? हमारी कार चलने लगी। लेकिन हमने हीट खर्च की क्या? नहीं। हीट कहां चली गई? हीट को एटमॉस्फेयर में ही जाना है। डायरेक्ट जाएगी तो ठीक है, हम अपने डिवाइस में से ले जाएंगे तो ठीक है। तो जब हम अपने डिवाइस में चला कर ले जाते हैं, डिवाइस से चलाकर ले जाते हैं, तो डिवाइस का जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। तो वो वर्क होता है। तो वर्क में क्या होता है? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रैवल करती है। जैसे ही उसकी ट्रैवलिंग बंद होगी, काम होना बंद हो जाएगा, वर्क होना बंद हो जाएगा। तो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसा झरने से पानी गिर रहा है, उसको नीचे जाना ही जाना है। बीच में अगर हम हाथ धो लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, बीच में टरबाइन लगा देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। ऊपर उसकी एनर्जी ज्यादा है, अब एनर्जी पे आते हैं। ऊपर उसकी एनर्जी ज्यादा है, नीचे एनर्जी कम है, तो उसने कुछ एनर्जी रिलीज की। उसने जो एनर्जी रिलीज की वो कहां जाती है? तो इसका न्यूमेरिकल आपने बनाया है, बना सकते हैं क्या कि mgh1 माइनस mgh2 ये एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी इसको मिलती है नीचे वाले पानी को, और उस एनर्जी के कारण वो गर्म हो जाता है। कितना गर्म हो जाता है? तो बहुत पानी है, स्पेसिफिक हीट उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो पानी कितना गर्म होता है? 0.001 डिग्री। अगर इतना गर्म होता है तो हमको पता ही नहीं चलता, और वो तुरंत उसको रेडिएट भी कर देता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। अदरवाइज वो जो ऊपर से नीचे आया, जो एनर्जी रिलीज की, उस एनर्जी से हमेशा क्या होता है? पानी में हीट आती है और वो एनर्जी इस तरह से रेडिएट हो जाती है। ये बात समझ में आई? अब जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो बीच में हमने एक टरबाइन लगा दी और ये पानी इस पर पड़ा, इस पर पड़ा तो टरबाइन घूमने लगी, 12 mv², इसके पास एनर्जी आ गई। तो उस एनर्जी को हमने टेम्परेरी किसमें कैद कर लिया? अपने टरबाइन में। उस टरबाइन से हमने जनरेटर बनाया, उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन दौड़ाए, वो इलेक्ट्रॉन हमारे घर पर आए, घर पर आया और हमने बल्ब जलाया। बल्ब से हमको जो लाइट मिलनी है मिली, बल्ब गर्म होता है। हमने पंखा चलाया, पंखा गर्म होता है। हमने हीटर जलाया, हीटर गर्म होता है। और जब हीटर गर्म हुआ, पंखा गर्म हुआ, बल्ब गर्म हुआ, तो वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट। और जब सीधा पानी गिर रहा था तब भी नीचे टकरा के किसमें कन्वर्ट हो रही थी? हीट में। तो ऊपर से जब पानी नीचे आता है तो जितनी उसकी एनर्जी रिलीज होती है, किसमें कन्वर्ट होना है उसको? हीट में ही कन्वर्ट होना है। पहले ऐसे सीधे कन्वर्ट हो रही थी, अभी हमने बीच में टरबाइन लगा के ऐसा अपना लगा लिया इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ बल्ब लगाया, बल्ब के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट में। तो अल्टीमेटली हीट में कन्वर्ट हुई, पर बीच में हमने बल्ब का सिस्टम लगा दिया। तो बल्ब के सिस्टम में क्या हुआ? हमारा वर्क हो गया, दैट इज वर्क डन। तो वर्क डन में एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी का रास्ता बदल जाता है। उसका रास्ता किधर से होके चला जाता है? हमारी मशीन में से होके जाता है। समझ में आया? और हम क्या बोलते हैं? हमारा काम हो गया, क्योंकि मशीन से होके गया। अब जैसे नहर का पानी जाना है तो जाना तो नीचे है, पानी नीचे की तरफ फ्लो होता है, पर हम डैम बनाते हैं और नहर को अपने खेत में से लेके जाते हैं ताकि हमारे खेत में फसल हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली पानी जाता कहाँ है? समुद्र में। किसी भी रास्ते से जाएगा तो समुद्र में। इसी तरह से हीट एनर्जी भी होती है, कोई भी एनर्जी होती है। हमारी ये जो हमारा तरीका है कि जब वो फ्लो होता रहेगा तो हम रास्ते में एक मशीन लगाएंगे, और उस मशीन में जो कुछ होगा उसका नाम हमने क्या दिया? वर्क। वो वर्क होता है।
ठीक है, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है? इस तरह से वर्क डन होता है। तो इसमें हम देखेंगे, हमको ना 3 चीजें चाहिए, बहुत जरूरी। एक, पानी का स्टॉक कहां पर होना चाहिए? ऊपर। दूसरा, एक टंकी, वो कहां होनी चाहिए? नीचे। दोनों का कनेक्शन। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? पानी फ्लो नहीं करेगा, ये बड़ा जरूरी है। तो हमको एक फ्लो बनाना जरूरी है, और फ्लो के लिए एक हायर लेवल, एक लोअर लेवल। अब बताइए, अगर हम हीट एनर्जी को फ्लो कराना चाहते हैं तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? वन बॉडी एट हायर टेम्परेचर, अदर बॉडी एट, और दोनों को कनेक्ट। जैसे हमने पेट्रोल जलाया एक छोटे से डब्बे के अंदर, उसका नाम है सिलेंडर, हमारा इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन, पेट्रोल जलाया, वो बॉडी क्या बन गई? हाई टेम्परेचर बॉडी। ठीक है। उसके बाद लो टेम्परेचर बॉडी, लो टेम्परेचर बॉडी हमारे चारों तरफ की हवा। तो वहां पर जो हम पेट्रोल जलाएंगे वहां से पिस्टन निकलेगा, फिर नीचे आएगा, साइलेंसर आएगा, और साइलेंसर का मुंह खुलेगा। कहां खुलेगा? हवा। वहां टेम्परेचर कैसा है? लो। और हीट कहां से कहां फ्लो होती है? हाँ, ऐसा हीट फ्लो हो रही है, रास्ते में हमने पिस्टन लगा दिया, पिस्टन मूव करेगा, हमारा वर्क हो गया। समझ में आया बात? तो इस तरह से वर्क होता है। तो वर्क होने के लिए क्या चीज जरूरी है? बहना जरूरी है, फ्लो होना जरूरी है, हीट का फ्लो होना। आपने मोटरसाइकिल चालू की, आपका दोस्त आया, उसने साइलेंसर में केला लगा दिया, क्या बंद हो गया? फ्लो। गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वर्क के लिए क्या चीज जरूरी है? फ्लो होना जरूरी है। ये चीज समझ में आई? तो अब हमको एक चीज समझ में आती है कि जब भी हमने किसी भी एनर्जी से काम लेना है तो हमको फ्लो चाहिए, और फ्लो के लिए उसका एक हायर लेवल चाहिए, एक लोअर लेवल चाहिए। हीट के चैप्टर में हायर लेवल ऑफ हीट और लोअर लेवल ऑफ हीट टेम्परेचर से डिसाइड होते हैं। इसलिए हमको एक बॉडी कैसी चाहिए? हाई टेम्परेचर वाली, और एक बॉडी कैसी चाहिए? लो टेम्परेचर वाली। ये हो गया। अब उसके बाद तीसरी चीज कि हम काम कराएंगे किससे? जैसे हमने अभी देखा, कार एक मशीन है, इंजन एक मशीन है जो उस बहते हुई एनर्जी को यूज कर लेता है। टरबाइन एक मशीन है जो उस बहती हुई एनर्जी को यूज कर लेती है। इस तरह से बहती हुई एनर्जी को जो हमारे अनुसार यूज करे, एनर्जी तो आखिर वही जानी है, हीट, सब एनर्जी लास्ट में हीट में ही जानी है, लेकिन उसका रास्ता हमारे मन से हो, हमारे घर से होके जाए तो हमारा काम हो रहा है, हम खुश रहते हैं। वो डिवाइस हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो वो डिवाइस में वर्क होना चाहिए। और थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताती है कि वर्क कब होता है? बड़ा सिंपल और सबसे बेसिक चीज, एक गैस लीजिए, उसमें कुछ प्रेशर है और उसका वॉल्यूम बढ़ाइए, तो PV में जो भी चेंज आएगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन। कल आपने फॉर्मूला पढ़ा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P/V डेल्टा PV, चेंज इन PV, दैट इज वर्क डन। ओके, तो वर्क डन के लिए हम एक एजेंट को यूज कर सकते हैं, और गैस एक एजेंट है, एक ऐसी गैस जिसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है। ओके, वो वर्क कर सकती है। वर्क डन हर प्रोसेस में होता है वॉल्यूम चेंज होने से, भले वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो या एडियाबैटिक प्रोसेस हो, दोनों में वर्क डन होता है। ओके, अब हमारे थोड़े थोड़े पैरामीटर तैयार हो गए। एक, हमारे पास ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसके पास हाई टेम्परेचर हो, इसको हम बोलेंगे हॉट रिजर्वायर। इसका हाई टेम्परेचर है T1। इधर हमारे पास एक कोल्ड रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर T2। अगर ये वाली जो हीट है, इस हीट एनर्जी से हमने काम करना है, अगर हमने इसकी हीट एनर्जी से काम करना है तो ये हमको क्यों चाहिए? फ्लो बनाने
के लिए। अगर फ्लो नहीं बनेगा तो ये बाहर निकलेगा ही, ये यही रहेगा। जैसे मैंने फर्श पे पानी रखा और बोला कि इससे हाथ धो लो, तो वो पानी बह नहीं रहा है। पानी ऐसा आएगा तो हम हाथ धोएंगे ना। हमने आपको यहाँ वॉश बेसिन दे दी और नीचे बाल्टी में पानी रख दिया कि ये लो वॉश बेसिन, हाथ धो लो, वो पानी, तो फ्लो नहीं बना। हम क्या चाहते हैं, पानी ऊपर रहे और एक सिंक नीचे रहे, बीच में वॉश बेसिन। तो फ्लो बनाना बहुत जरूरी है, उसके बिना वर्क नहीं होगा। तो इसलिए हमको T1 के सामने एक हीट ट्यूब देना ही पड़ता है, लोअर टेम्परेचर। अब हम इनको जोड़ेंगे, हीट फ्लो करेंगे। उस हीट के लेन देन करने के लिए हम बीच में यहां पर एक वर्किंग सब्सटेंस लगाएंगे, वर्किंग सब्सटेंस। ओके, ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, अब जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहां से हीट निकलेगी और इसमें से होते हुए यहां चली जाएगी। ये जो हमारी मशीन है, ये आने वाली हीट को दो रास्ते में डिवाइड करती है। कुछ हीट ऐसे डायरेक्ट चली जाती है और कुछ हीट को ये अपने अंदर से ऐसे ले जाती है। अल्टीमेटली जितनी हीट निकलती है उतनी ही हीट यहां पहुंची, लेकिन ये हीट किसके थ्रू जाती है, हमारी मशीन के थ्रू। फिलहाल हम ये जो जा रही है इसको काउंट नहीं करते, अभी कैलकुलेशन में हम सिर्फ इसको लेंगे। तो यहां पर जो हीट इसमें जा रही है दैट इज Q1 और रिजर्वायर को जो यहां से हीट मिल रही है दैट इज Q2। ये हीट जब बाद में पहुंचेगी नॉर्मली ये कहां चली जाती है, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि फाइनल सबसे बड़ा रिजर्वायर क्या है हमारी अर्थ में, एटमॉस्फेयर। ये भी कहां रखा हुआ है, एटमॉस्फेयर में। ये भी जब गर्म होगा तो कहां जाएगी इसकी हीट, एटमॉस्फेयर में। हर मोटरसाइकिल के साइलेंसर से जो गर्म गैस निकलती कहां जाती है, एक ही एटमॉस्फेयर में जाती है। इंजन गर्म होता है वो भी एटमॉस्फेयर में जाती है। एनटीपीसी का बॉयलर चलता है, उससे जो हीट निकलती है, चिमनी से निकलती है, सब कहां जाती है, एटमॉस्फेयर। सब ने अपने अपने रिजर्वायर बनाकर रखे हुए हैं, कोल्ड रिजर्वायर बनाकर रखे हैं, पर यहां से जो हीट यहां जाएगी, अगर इसको अपना टेम्परेचर T2 मेंटेन करना है, लोअर टेम्परेचर, तो जैसे ही इसका टेम्परेचर T2 से बढ़ता है ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में भेज देता है, खुद अपना लेवल क्या रखता है, T2। इसी तरह से जब भी बॉयलर के अंदर जो गैस निकलती है, जब वो गर्म होने लगती है तो चिमनी से एटमॉस्फेयर में। इसी तरह से साइलेंसर में जब गैस गर्म होने लगती है तो एटमॉस्फेयर, वो एक बड़ा रिजर्वायर है हमारे पास। इसी तरह से यहां से जो हीट निकलेगी, इसमें से थोड़ी सी हीट हमारी मशीन ने खींच ली, एनर्जी, वो फाइनल उसको कहां भेजेगी, एटमॉस्फेयर में भेजेगी, दूसरे रास्ते से। ये इधर से भेजेगी, ये यहां से एटमॉस्फेयर भेजेगी, ये यहां से एटमॉस्फेयर भेजेगी, ताकि हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बराबर रहे। फिलहाल हम ये कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग फोर्स वाले में क्या करते थे, एक पॉइंट पे कैलकुलेशन करते थे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, वैसा ही ये भी फ्री बॉडी डायग्राम। ये वाली बॉडी को फ्री करना है। इस बॉडी में हीट कितनी आ रही है, Q1। रिजर्वायर में हीट कितनी जा रही है, Q2। कितनी हीट कंज्यूम गई, Q1 माइनस Q2 कम हो गई। वो हीट किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन बाय द सब्सटेंस। तो वर्क डन बाय दिस मशीन और बाय दिस एजेंट, वर्किंग सब्सटेंस। सो वर्क डन किसके बराबर हुआ, Q1 माइनस Q2। दिस इज वर्क इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज वर्क डन। तो ये वाली हीट भी अल्टीमेटली कहां चली जाएगी, एनवायरनमेंट में, और ये वाली हीट भी अल्टीमेटली एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो वहां जाके हमारा कंजर्वेशन लॉ होल्ड गुड हो जाता है। तो यहां पर हमने इसकी लोकल की फ्री बॉडी डायग्राम से तो हमको क्या समझ में आया, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस
अब वर्क डन तो Q1 माइनस Q2 है, ठीक है, लेकिन हमने यहां से कितनी एनर्जी उठाई? Q1। यहां से तो Q1 निकल गई, कुछ कहां चली गई? यहां, और कुछ कहां चली गई? वर्किंग सब्सटेंस में से होके बाहर चली गई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा, ये हीट इंजन हो गया, बस यही हीट इंजन है। तो हीट इंजन में क्या होता है? एक रिजर्वायर, एक कोल्ड रिजर्वायर, इस कोल्ड रिजर्वायर को हम बोलेंगे सिंक। सिंक हमको मालूम है क्या होती है, जिसमें पानी गिरता है आपके, तो लोअर लेवल पे जो चीज रहेगी उसको सिंक बोला जाएगा, जिसमें कोई भी चीज डाली जाएगी, तो हीट इसमें जा रही है। सो दिस इज सोर्स ऑफ द हीट एंड दैट इज सिंक। तो हीट हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ फ्लो होती है, रास्ते में हम उसको डाइवर्ट कर लेते हैं, अपनी मशीन में से ले जाते हैं और सिंक में जहां पहुंचाना है अल्टीमेटली हम भी वहां पहुंचा देते हैं। तो ये हमारा, ये है कन्वर्शन इनटू वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन, क्योंकि ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का काम है मैकेनिकल वर्क करना। अब ये डिवाइस क्या है? हमको मालूम है कि जब हम हीट देते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताती है कि डेल्टा Q हीट गिवन इज इक्वल टू PV, और PV क्या होता है? वर्क डन। फिर से डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। ये हम लोगों ने कल किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे हमको ये पता लगा, अब अगर टेम्परेचर नहीं बदलता है तो डेल्टा Q किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर। ओके, अगर टेम्परेचर बदलता भी है तो भी थोड़ी एनर्जी किसमें खर्च हुई? टेम्परेचर बदलने में, और थोड़ी एनर्जी वर्क डन। और अगर टेम्परेचर नहीं बदलता है तो पूरी की पूरी एनर्जी किसमें खर्च हो रही है? वर्क डन। आपने यहां से मोटरसाइकिल स्टार्ट की, 4 बार आपने ऐसे गुर्र गुर्र किया, तो उसका इंजन का टेम्परेचर क्या हो गया? 80 डिग्री। कितना हो गया? 80। गर्म हो गया थोड़ा चलाने से, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 30। कितना डिफरेंस? 80 to 30, 50। हीट फ्लो होनी शुरू हुई, मोटरसाइकिल चलनी शुरू हुई। थोड़ी देर बाद फिर हमने देखा इंजन का टेम्परेचर 80, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30। वही है। थोड़ी दूर और आगे चले गए 10 किलोमीटर, फिर जाके देखा इंजन का टेम्परेचर 80, एटमॉस्फेयर का 30। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है? नो चेंज, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? ms डेल्टा T। पहली बार जो इंजन गर्म हमने किया उस समय इसने एनर्जी को कंज्यूम किया, उसके बाद इसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। नहीं चेंज हो रहा है तो ये एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहा, तो जो पेट्रोल जल रहा है उसकी जो हीट बन रही है, सब का सब क्या कर रही है? हाँ, सब का सब वर्क कर रही है। ठीक है, तो हीट अब हमने अपना ऐसा बना दिया सिस्टम कि वो पेट्रोल जलने की हीट किसमें कंज्यूम होती है? वर्क डन। और मोटरसाइकिल चलती है, मोटरसाइकिल चलने से जो फ्रिक्शन होता है ये वो होता है, अल्टीमेटली वो हीट जहां पहुंच जाती है। दैट इज डिफरेंट थिंग। पर ये हमारा एक डिवाइस है जिसने वर्क करके दिया। ओके, तो हम ये बात कर रहे थे कि जब हमने इसको हीट दी तो इसमें से Q2 हीट यहां चली गई, कुछ इधर जाती है। मोटरसाइकिल में ऐसे कैसे जाती है? ध्यान दीजिए, जब आप इंजन नहीं चला रहे थे तो साइलेंसर में टेम्परेचर क्या था? लो टेम्परेचर। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 30, वही था। जितनी देर तक आप मोटरसाइकिल चलाते हो उसमें से गैस निकलती है, उसका टेम्परेचर 50। ये जो 50 वहां पर चलता है वो साइलेंसर तक आता है, वो हो जाता है 40। सॉरी, मैंने क्या बताया था? इंजन में कितना टेम्परेचर आ रहा है? 80। धुआं निकल रहा है 50। एटमॉस्फेयर कितना है? 30। तो एटमॉस्फेयर से धुआं 50 ज्यादा है,
यानी उसके पास हीट है। तो क्या हमने पूरी हीट यूज कर ली? पेट्रोल को जलाने से जो 80 तक हम गर्म किए थे, उस 80 को वापस 30 तक करके हमने मोटरसाइकिल से निकाला क्या? नहीं। हम जब मोटरसाइकिल से निकालते हैं तो वो कितनी होती है? 50। तो उसके पास हीट है या नहीं है? बाहर 30 है, पेट्रोल का टेम्परेचर 30 था, हमने जलाया 80 हो गया, बाहर निकला 50 हो गया। तो हमने कहां से कहां तक यूज किया? 80 to 50, और 50 to 30 कहां चला गया? वेस्ट। वो ये हमारी डिवाइस से एटमॉस्फेयर में चला गया, इसको हम यूज नहीं कर पाए। हम किसको यूज कर पाए? 80 to 50 वाले। तो मोटरसाइकिल हो या दुनिया की कोई भी डिवाइस हो, 100% Q1 को हम यूज नहीं कर सकते। 100% Q1 को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसमें Q2 नहीं होगा तो फ्लो ही नहीं बनेगा। फ्लो तो हमको बनाना है, फ्लो बनाओगे तो कुछ हीट आएगी तो फ्लो बनेगा ना, इसलिए हीट का आना तो जरूरी है। अब अगर 100% हम वहां पर यूज नहीं करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि यहां से हमने जितनी हीट ली उसका कुछ परसेंटेज हमने यहां यूज किया। ये परसेंटेज बहुत कम होता है, और बाकी हीट कहां चली गई? एटमॉस्फेयर में चली गई। इसका जाना जरूरी है, अदरवाइज फ्लो नहीं बनेगा। यहां के फ्लो में रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, और ये फ्री फ्लो। पूरे पेट्रोल को जलाइए, वो बड़े शौक से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा पेट्रोल, लेकिन उसको इंजन में से ले जाइए, उसने पिस्टन को चलाना है, हमारी मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाना है, उसको बहुत तकलीफ होती है। वो क्या पसंद करता है? जले और साइलेंसर से निकल जाए। लेकिन हम क्या करवाते हैं उससे? बीच में अपनी मशीन चलवाते हैं। ठीक है, ये वाला बीच का काम हम उससे करवाते हैं। मशीन कैसे चलती है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? PV। तो हमारे पिस्टन के ऊपर ये जो वॉल्यूम होता है, ये गैस का वॉल्यूम, इसको हम बढ़वाते हैं। बढ़ाने से ये पिस्टन इधर आएगा, और जब ये ऐसा इधर आएगा तो इसको हमने यहाँ चक्के पर लगाया है। ये जैसे ही यहाँ दबेगा तो ये चक्का ऐसा गोल घूमेगा, इंजन चलने लगता है। मैकेनिकल वर्क। दिस इज बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सो PV इज द वर्क डन, वो यहाँ पर होता है। और ये वर्क कौन करता है? गैस। अच्छा, अब हमने क्या किया? दो अलग अलग तरह के इंजन लिए। एक इंजन क्या करता है? यहां से जो एनर्जी लेता है, यहां से 100 एनर्जी लेता है, और यहां पर 80 साइलेंसर से निकाल देता है। कितना यूज किया उसने? 20। मशीन चल रही। अब हम दूसरा एक स्कूटर लेके आए। स्कूटर क्या करता है? ये देखिए, ये मोटरसाइकिल है, कौन सी पसंद है आपको? होंडा। ओके, ठीक है। ये मोटरसाइकिल है, ये यहां से 100 एनर्जी लेकर आया, और यहां पर इसने 60 बाहर कर दिया। Q1 Q2 कितना यूज किया? 40। इस 40 से हमारी मशीन चली, 1 किलोमीटर चली मान लो। अब उसके बाद हम एक स्कूटर लेके आते हैं। स्कूटर भी 40 में ही 1 किलोमीटर जाएगा, पर वो क्या करता है? देखिए, वो यहां से 120 लेकर आया, और उसने 80 बाहर निकाल दिया। 80 बाहर निकाल दिया। कितना वर्क किया? 40। तो आपको कौन सी मशीन ज्यादा अच्छी लगेगी? दोनों 40 काम कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल है और ये स्कूटर है। कौन सी मशीन आप पसंद करेंगे? क्यों? चलाने में अच्छी लगती है। देखिए, सुनो, कितनी एनर्जी एटमॉस्फेयर में गई इससे हमको मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है कि हमारा पेट्रोल कितना जला। इस केस में पेट्रोल कितना जला? इस केस में कितना जला? 20। इसलिए कौन अच्छा? यस। जबकि दोनों ने काम कितना किया? 40।
ठीक है, हो सकता है ये ज्यादा भी काम करती, तरीका से और ज्यादा लेती। तो ये हम इसको देखकर फैसला नहीं करते, हम किसको देख के फैसला करते हैं? इन दोनों को। अब हमने एक कार ली, कार क्या करती है? कार यहाँ से पेट्रोल जलाती है और उससे एनर्जी लेती है 1000, और जब वो चलती है तो वो हमको वर्क करके देती है। सपोज इसने हमको वर्क करके दिया 400 या 500, 1000 में से 500 इसने वर्क किया और बाकी 500 निकाल दिया। तो ये ज्यादा एफिशिएंट है कि ये ज्यादा एफिशिएंट है? तो इसके लिए हमने एक छोटा सा मैथमेटिक किया। क्या मैथमेटिक किया कि कितने % एनर्जी में यूज होता है। यहां पे हमने 100 लिया, 40% वर्क किया, कितने % वर्क हुआ? 40%। 100 में से 40, इसने 120 में से 40 यूज किया, कितने % यूज किया? 30%, 33%, सॉरी 140, हाँ 33% इसने यूज किया। इसने 1000 जूल निकाला, इसमें से वर्क कितने का किया? 500, 50%। तो किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा? कार का। तो हम क्या बोलेंगे? ये मशीन ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी की कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं? परसेंटेज निकाल के। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? दिस इज W, दिस इज Q1। तो परसेंटेज निकालना हुआ W/Q1। दिस इज व्हाट? टोटल एनर्जी मेकर, दिस इज एनर्जी यूज्ड फॉर डूइंग द वर्क। तो इसको हम कहेंगे एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो नेक्स्ट नोट करिए, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन ईटा। Efficiency of heat engine. Eta is equal to work done divided by heat taken from the reservoir. ठीक है। अब वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहां पर हमने लिखा था ये वर्क डन इज इक्वल टू Q1 minus Q2. So this we can write as Q1 minus Q2 upon Q1. This is equal to 1 minus Q2 upon Q1. अब Q का फॉर्मूला क्या होता है? MST। गैस तो वही है, तो ऊपर क्या होगा? MST1, नीचे MST2। सो यही फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया। Eta is equal to 1 minus T1 upon T2। तो ये एफिशिएंसी के सारे फॉर्मूले याद रखिए, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं कि मशीन की एफिशिएंसी निकालनी। अब ये जो हमको एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिला, कौन सा? थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। हम एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है? Q2 upon Q1, this will be T2 upon T1, this is T2 upon T1। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए T1 और T2 ये दोनों टेम्परेचर बराबर हैं या अलग अलग है? क्यों जरूरी है अलग अलग होना? फ्लो बनाना। T2 हमेशा T1 से कम रहेगा। अगर T2 हमेशा T1 से कम रहेगा, पर कुछ ना कुछ तो रहेगा। अगर ये कुछ ना कुछ है तो 1 में से माइनस हो जाएगा, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? लेस देन 1। और अगर इसको हम परसेंटेज बनाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी? लेस देन 100%। इसलिए किसी भी हीट
इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि T2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हम इसको 1 करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? T2 को 0 करके, T2 क्या है? रिजर्वायर का टेम्परेचर, और दुनिया में किसी रिजर्वायर का टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता, इसलिए एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं हो सकती। नोट कर लीजिए इसको। एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन, एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन कैन नेवर बी 1 because T2 can never be 0, because T2 can never be 0. ठीक है, तो ये हमको एक नियम याद रखना है, that efficiency cannot be 1. अच्छा, ये हो गया। दूसरा, अगर हम किसी चीज की एफिशिएंसी, किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो हमको T1 T2 में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? क्या शर्त होनी चाहिए? T1 बड़ा होना चाहिए और T2 छोटा होना चाहिए। T2 किसका टेम्परेचर है? रिजर्वायर मतलब एटमॉस्फेयर, जहां पर की हीट जा रही है। T1 क्या है? दैट इज सोर्स ऑफ हीट, उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हमारे पास 2 जीप हैं या 2 कार हैं, उसके इंजन हैं, एक इंजन में फ्यूल जलता है, उसका टेम्परेचर आता है 80 डिग्री। दूसरा इंजन, उसमें जब फ्यूल जलता है, सॉरी, एक में टेम्परेचर आता है 70, दूसरा में जब फ्यूल जलता है उसका टेम्परेचर होता है 90। दोनों में हम पानी घुमा रहे हैं, दोनों ठंडे होते हैं, पर फिर भी एक का टेम्परेचर 90 रहता है, एक का 70 रहता है, जहां पर फ्यूल जल रहा है। तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है? ये सोर्स ऑफ हीट है। कौन सा इंजन ज्यादा गर्म है? 90 वाला। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन सा इंजन है? 90, क्योंकि उसका T1 बड़ा है। T2 दोनों के लिए एटमॉस्फेयर है, क्योंकि दोनों के साइलेंसर से धुआं कहां जा रहा है? एटमॉस्फेयर। T2 दोनों का बराबर, तो जिसका T1 बड़ा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा। ये दोनों इंजन कौन से हैं? तो आंसर है, एक इंजन है जो पेट्रोल से चलता है और एक इंजन है जो डीजल से चलता है। पेट्रोल से चलने वाले इंजन में टेम्परेचर 70 होता है और डीजल वाले में 90 होता है। पेट्रोल वाले की एवरेज कार में 16 होती है और डीजल वाले की 22 होती है पर लीटर। रीजन समझ में आया? क्यों? उसके रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, डीजल ज्यादा हाई टेम्परेचर पर चलता है और वो इंजन ज्यादा हाई टेम्परेचर पर काम करता है। तो जो इंजन जितने हाई टेम्परेचर पर काम करेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। तो हमारे दुनिया में, हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला कौन है? सन। तो सन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। ठीक, T2 जितना छोटा होगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। आप यहाँ कोरबा में रहते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, ठीक है। आपका रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री है, ठीक है। अब ये जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे शरीर के अंदर जलता है, ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज बर्निंग। फ्यूल बर्न होता है तो हमारा अंदर टेम्परेचर राइज होता है, स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस होती है और वो राइज होकर कितना बना रहता है? 37, दैट इज आवर बॉडी टेम्परेचर। बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20, कितना टेम्परेचर है? 20। दिस इज T1 एंड दिस इज T2।
तो हीट हमेशा बाहर जाती है और उसमें से हम कुछ हीट को किसमें यूज कर लेते हैं, वर्क करने में, चलना फिरना सांस लेना हर चीज वर्क डन है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या है, एक हीट इंजन। दुनिया में जो चीज काम कर रही है वो हीट इंजन। अर्थ इटसेल्फ इज ए हीट इंजन। सन से हीट लेकर वो अपना टेम्परेचर T1 कर लेती है, उसके बाद उसको बाहर रेडिएट करना है। तो यूनिवर्स बहुत ठंडा है, हीट रेडिएशन बाहर होती है, तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा T2, इसका टेम्परेचर T1, और ये वर्क कर सकती है उस एनर्जी से। तो अर्थ में जितने वर्क हो रहे हैं दैट इज ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि अर्थ गर्म है। अगर सन अर्थ को हीट देना बंद कर दे तो उसका टेम्परेचर T1 नहीं रहेगा, डिफरेंस T1 माइनस T2 नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी सारी हीट रेडिएट हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर भी T2 हो जाएगा। एटमॉस्फेयर का भी T2 है, उससे हीट का फ्लो बंद हो जाएगा, अर्थ के सारे काम बंद हो जाएंगे। और हमको मालूम है सन से लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा, वेजिटेशन खत्म और ह्यूमैनिटी खत्म, सारे आदमी भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इस लाइफ में जो कुछ हो रहा है एनर्जी के कारण, वो एनर्जी का कारण क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये डिफरेंस चाहिए ही चाहिए, जब तक फ्लो नहीं होगा हम वर्क नहीं कर सकते। तो अर्थ इज ए हीट इंजन, ह्यूमन बॉडी इज ए हीट इंजन। अब हमने एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला बनाया। इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले से देखिए, ये हम इंडिया में रहते हैं, ये हमारा T1 माइनस T2 है। जो आदमी अमेरिका में रहता है उसका T1 माइनस T2 इतना है। किसका T1 T2 में ज्यादा डिफरेंस है, जो अमेरिका में रहता है। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा हो गई, क्योंकि उसका T2 छोटा है। यहाँ पर हमने देखा जिसका T2 छोटा होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो ठंडे प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनकी बॉडी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी हमारे ही शहर में गर्मियों में कम हो जाती है, सर्दियों में ज्यादा हो जाती है। सर्दी में हम ज्यादा काम कर सकते हैं एफिशिएंटली, गर्मी में सुस्ती लगती है, कम काम करते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि T1 माइनस T2 कम हो जाता है, या ये करें T2 हाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे बाहर का टेम्परेचर 37 हो गया, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 हो गया, तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0। कभी होती है? क्यों नहीं होती? ओके, दैट इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम। ये इसमें नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे शरीर से हमेशा पसीना निकलता है। जैसे ही पसीना स्किन पर आता है, हवा इसके साथ लगती है और इसको ले जाती है और उसके लिए वेपर बनाती है। वेपर बनाने के लिए उसको लेटेंट हीट चाहिए, लेटेंट हीट वो यहाँ से लेती है। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। इसलिए हमारी स्किन का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से, अंदर की बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा कम होता है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो T1 माइनस T2 क्रिएट हो गया। T1 माइनस T2 क्रिएट हुआ, हीट फ्लो स्टार्ट हो गया। हीट फ्लो स्टार्ट हो गया, नाउ बॉडी कैन वर्क। तो बॉडी वर्क कर लेती है, हमेशा वर्क कर लेती है, भले बाहर का टेम्परेचर 40 हो। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमको पसीना आता जाएगा, पसीना आता जाएगा, हमारी स्किन का टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होगा, हीट फ्लो बनता रहेगा, अंदर से बाहर हीट आती रहेगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमको बुखार हो गया। बुखार हो गया तो हमारी स्किन का टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो गया, एफिशिएंसी खत्म हो गई, हम बिस्तर पे पड़ गए। होता है ना? यस। तो सब चीज आपके इस फॉर्मूले से चल रही है। समझ में आ रहा है कि हमारी लाइफ में जितनी चीजें हो रही हैं इस फॉर्मूले से हो रही हैं। तो हमारी पूरी लाइफ में हर जगह पर हीट इंजन फिट है। ओके, तो ये इसकी एफिशिएंसी के बारे में हो गया। दिस इज ऑल अबाउट हीट इंजन। अब एक छोटी सी चीज है कि ये वर्क डन करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट किससे करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट किससे करते हैं? अभी तक जो हम बात कर रहे थे, सिलेंडर पिस्टन। सिलेंडर पिस्टन में किस चीज का चेंज होता है? वॉल्यूम का।
उसमें जो गैस होती है, अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस गैस को लेंगे, एक आइडियल गैस जिसमें PV इज इक्वल टू RT होता है, ओके। तो उससे हमको हमारा बेस्ट वर्किंग सब्सटेंस होगा। सो दिस वाज हीट इंजन और उसकी एफिशिएंसी।